काली सास गोरी सास का एक कमरा। रेखा गहरी नींद में बेहद खर्राटों के साथ सो रही थी। ऐसे में उसका पति नारायण उसके खर्राटों से परेशान होकर कहता है, एक तो बड़ी मुश्किल से नींद आती है, ऊपर से ये काली बीवी अपने खर्राटों की वजह से सोने भी नहीं देती। क्या करूं, कैसे सोऊं, नींद ही नहीं आ रही। अच्छा, एक आइडिया है। नारायण साइड की टेबल से क्लिप उठाकर अपनी पत्नी के नाक पर लगा देता है, जिसके बाद वो इधर उधर करवट लेने के बाद बेसुरी आवाज में गाने लगती है। सारी सारी रात सोए ना हम, जो तेनू वेखियां सांसे गई थम, सारी सारी रात सोए ना हम। हे भगवान, इसके बेसुरे गाने से तो खर्राटे ही अच्छे थे। अरे, और ये गाना मेरे लिए गा रही है या अपने लिए गा रही है? सारी सारी रात सोए ना हम, घोड़े बेच के सो रही हैं और गाने गा रही हैं। सारी सारी रात सोए ना हम। तभी नारायण अपने कान पर तकिया रखकर सोने की कोशिश करता है। इतने में रेखा उसे लात मारकर बिस्तर से गिरा देती है। पूरी रात नारायण चैन से सो नहीं पाता है। अगले दिन रेखा की तीनों बहू दीप्ति, शीतल और कीर्ति आकर उसके पैर छूकर कहती है, माँ जी, आज हमने चाय नाश्ते में सबके लिए ब्रेड पकौड़े और पुदीने की चटनी और अदरक वाली चाय बनाई है। हाँ माँ जी, आपका और पापा जी का खाने का बहुत मन था ना, इसलिए हमने बना दिया। उसके बाद माँ जी, मीठे में शाही टुकड़ा भी है, आपके बेटों का फेवरेट। हाय रे, मेरी तीनों बहू कितनी सुंदर, सुशील और समझदार हैं। चलो सबको बुला लो, नाश्ते का वक्त हो गया है। जी माँ जी। कुछ देर बाद सभी एक साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे कि बड़ा बेटा राज अपनी पत्नी दीप्ति से कहता है, अरे वाह दीप्ति, आज का नाश्ता तो बड़े मजेदार बनाया है, क्या बात है। बस ऐसे ही सबके लिए आज कुछ स्पेशल बना लिया। रोज बोरिंग खाना खाकर भी तो बोर सा लगता है ना। जेठानी जी बिल्कुल ठीक कहती हैं। अच्छा किया आप सबने, ऐसा ही कुछ बनाते रहिए, शाही टुकड़ा तो लाजवाब है। अरे रेखा, जरा मुझे पुदीने की चटनी प्लेट में और डालना। हाँ जी, मैं अभी करती हूँ। ये बोलकर रेखा जैसे ही नारायण को चटनी देती है कि उसके कपड़ों पर चटनी फैला देती है। तभी गुस्से में नारायण कहता है, अरे तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता क्या? एक तो काली, ऊपर से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं नहीं, मेरी जिंदगी भी काली हो गई है तुम्हारे आने से। कितना कोशिश करता हूँ कि तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दूं, कभी चैन से सोने नहीं दिया, खर्राटे पर खर्राटे, ऊपर से हाथ पैर चलाती रहती है। बस मैं अब और नहीं सह सकता, मुझे तुमसे अलग होना है। पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस उम्र में माँ को छोड़ेंगे? भला ये क्या बात हुई? हाँ पापा जी, पति पत्नी के बीच तो ये सब होता रहता है। अरे इतना सब थोड़ी होता है। बस मैं अब तुम्हारी काली सास के साथ नहीं रह सकता। पिताजी, अचानक से आपको हमारी माँ काली क्यों लगने लग गई? सिर्फ इसी बात पर आपने ये भी नहीं सोचा कि माँ के दिल पर क्या गुजरेगी? अभी तुम्हें मेरा यह दुख समझ नहीं आ रहा। अगर तुम मेरी जगह होते तो पता चलता काली पत्नी से शादी करके कितने ताने मिलते हैं, जो कि मुझे मिले हैं। लेकिन अब मैं और नहीं रहना चाहता हूँ। इतना कहकर नारायण गुस्से से उठकर पार्क चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात मिताली नाम की एक बुढ़िया से होती है। वह दोनों इतना बातें करते हैं कि रोज रोज मिलने लगते हैं और 1 महीने के अंदर ही नारायण उसे पत्नी का दर्जा देकर उससे शादी कर अपने घर ले आता है। चौखट पर अपनी पति को दूसरी औरत के साथ शादी के जोड़े में देखकर रेखा रोते हुए कहती है, हे भगवान नारायण जी, ये आपने क्या कर दिया? मैंने आपको कितना प्यार किया, इतना साथ दिया, और आप मेरे सामने मेरे बच्चों की गोरी सांस ले आए। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं काली हूँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि आप दूसरी शादी कर लेंगे। पापा जी, आपने बहुत गलत किया माँ जी के साथ। तुम सब लोगों से मैं और कोई बहस नहीं करना चाहता, इसलिए साफ लफ्जों में कह रहा हूँ, अब से तुम्हारी ये गोरी सास ही तुम्हारी सास है। मैं तुम्हारी सास को घर से बाहर नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन मिताली भी कहीं नहीं जाएगी। अरे बच्चों, अगर तुम मुझे अपना लोगे तो इसमें बुरा ही क्या है? चिंता मत करो, मैं वैम्पायर सास नहीं हूँ जो तुम पर रौब झाड़ूंगी। पिताजी, हम इस औरत को अपनी माँ नहीं मानेंगे कभी। अरे मिताली, तुम किसी की बात मत सुनो, मेरे साथ घर में चलो। तभी नारायण उसे अपने कमरे में ले जाता है। काली रेखा बहुत रोती है। तभी उसकी तीनों बहू कहती हैं, माँ जी, आप परेशान मत होइए, गोरी सास को तो हम यहाँ से भगा कर ही रहेंगे। हाँ माँ जी, आपकी जगह आपको ही मिलेगी, देखिए हम उसे कैसे परेशान करते हैं। फिलहाल तो आप अपने कमरे में जाइए और अपने हक के लिए लड़िए। उस गोरी सास को उस कमरे से निकाल दीजिए। हाँ बहू, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। ये सुनकर रेखा को इतना जोश आता है कि वह कमरे में ऐसे घुसती है
कि उन दोनों का हाथ छुड़ाकर उनके बीच से निकलकर बिस्तर पर लेट जाती और कहती है, ओहो, मेरे सोने का समय हो रहा है, मुझे सोना है, जल्दी से लाइट ऑफ करिए। तुम पागल हो गई हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता? अब मैं इनकी पत्नी हूँ, तो इस कमरे में मैं उनके साथ रहूंगी। चलो जाओ इस कमरे से बाहर। रेखा, ये तुम क्या कर रही हो? अरे लाज शर्म भूल गई हो क्या? ये हमारा निजी समय है, जाओ। निजी समय के बुड्ढे पति, मैं कानूनी तौर से आपकी पत्नी हूँ और ये मेरा कमरा है, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी, जिसको रहना है रहे। मिताली, मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें रहना होगा इसके साथ। इस बात से बुढ़िया मिताली चिढ़ जाती है। कुछ देर बाद जब तीनों एक ही बिस्तर पर सोते हैं तो जानबूझकर रेखा मिताली को पैर मारती है, तो कभी सोते समय चाटा मार देती है। तभी परेशान होकर मिताली नारायण से कहती है, नारायण जी, भला ये क्या बात हुई? आपकी पत्नी के साथ ही मुझे इस बिस्तर पर सोना पड़ रहा है। जरा देखिए, वो मुझे कितना हाथ पैर मार रही है। क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? नहीं नहीं मिताली, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा करो, तुम इधर सो जाओ। अजी कोई बात नहीं, कर लीजिए जगह चेंज, लेकिन मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी, इस गोरी सास को भगा कर रहूंगी। नारायण जगह चेंज कर लेता है, पर रेखा रात को उन्हें इतना परेशान करती है कि दोनों सो नहीं पाते। अगले दिन उस कमरे की अलमारी के लिए दोनों सास लड़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे का सामान निकाल कर बाहर फेंक देती हैं। फिर जब काली सास आईने के सामने तैयार होती है तो मिताली बोलती है, अरे तुम तैयार होकर क्या करोगी? वैसे ही काली हो, मेकअप दिखने से रहा। ये मेरे पति का कमरा है और मैं यहाँ उनके लिए सजूंगी। काली हूँ तो क्या हुआ? तू गोरी है तो तुझे मेकअप करने की क्या जरूरत है? चल हट यहाँ से। ये बोलकर रेखा मिताली बुढ़िया को धक्का देकर गिरा देती है। ये देखकर तीनों बहुएं कमरे के बाहर से हंस रही होती हैं। अरे वाह, माँ जी तो सही मजाक चखा रही है हमारी गोरी सास को। देखना, माँ जी इसकी ऐसी खटिया खड़ी करेंगी। नारायण अपने बेटों के साथ काम से बाहर रहता था। घर आने के बाद नारायण मिताली के साथ वक्त गुजारना चाहता था, तो रेखा ऐसा होने नहीं देती थी और उसके पीछे तीनों बहू मिताली को बहुत परेशान करती थी। लेकिन मिताली हार नहीं मानती है। वो एक दिन गुस्से में कहती है, बस बहुत हो गया, अब मैं और इन पागलों के बीच नहीं रह सकती हूँ। मैं जिस मकसद से आई थी उसे पूरा करूंगी। पागल कर दिया है काली सास और उसकी बहुओं ने। आज रात को ही सारा पैसा लेकर भाग जाऊंगी। मिताली की ये बात उसकी तीनों बहू और रेखा सुन लेती हैं। रात को वो जैसे ही सारे पैसे एक बैग में जमा करके भागने वाली होती है तो बहुएं कमरे की लाइट जला देती हैं और रेखा उसके पैर पकड़कर घसीटने लगती है। तो नारायण कहता है, अरे अरे रेखा, ये तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रही हो? वही जो आपको करना चाहिए था। आपको नहीं पता था ये कितनी बड़ी चोट्टन है? आपके मेरे सारे जेवरात पैसे लेकर भाग रही थी। ये देख लीजिए बैग। अरे पागल औरत, क्या है? छोड़ मुझे। तीनों बहू बेटे हंस रहे होते हैं। अरे वाह माँ जी, इस गोरी सास के साथ आपको ऐसे ही पेश आना चाहिए। मिताली, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया, सबके खिलाफ जाकर शादी करी और तुम मुझे ही लूटने चली थी। रेखा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। सुन लिया मेरे पति ने क्या कहा? तभी उसकी तीनों बहू मिताली से बैग छीन लेती हैं और गोरी सास की चोटी पकड़कर घर से भगा देती हैं। जिसके बाद नारायण अपनी पत्नी से माफी मांग लेता है और रेखा कहती है, बहू, आज अगर तुम तीनों नहीं होती तो मेरा घर टूट जाता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अरे माँ जी, अपने बच्चों को भी कोई शुक्रिया कहता है क्या? पापा जी, हमारी माँ जी को फिर से कभी परेशान मत करना आप। नहीं नहीं बेटा, कभी नहीं करूँगा। इस तरह वह सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय होता है, घर के सभी सदस्य सो रहे होते हैं। तभी रात के अंधेरे में पायल हाथ में एक हथौड़ा लेकर अपने घर के बीच की दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आज मैं इस दीवार को तोड़कर ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम दोनों बहनों के बीच में ये दीवार और नहीं रह सकती। पायल रोते हुए दीवार को तोड़ती है। दीवार के टूटने की आवाज से काव्या नींद से जाग जाती है और अपने पति से कहती है, अजी उठ जाइए, कैसे घोड़े बेचकर सो रहे हो? मुझे बाहर से आवाज आ रही है। क्या हुआ काव्या, सब कुछ ठीक तो है ना? और ये आवाज कहाँ से आ रही है? माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर क्या हो रहा है माँ? बहू, ये कैसी आवाज थी? चलिए बाहर चलकर देखते हैं। काव्या घर से बाहर आंगन में आती है, जहां वो देखती है कि उसकी छोटी बहन पायल आंगन की दीवार को तोड़ रही है। पायल, तुम ये क्या कर रही हो? इस दीवार को मैंने ही खड़ा किया था और आज मैं ही इसे तोड़ रही हूँ। पायल दीवार तोड़कर अपनी बहन के पास आ जाती है और उसे गले से लगा लेती है।
दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे दूर हटो बहन, तुमने मेरे साथ जो भी किया है मैं उसे कभी भुला नहीं पाऊंगी। ऐसा मत करो दीदी, मैं आपकी बहन हूँ। क्या कहा? तुम मेरी बहन हो? हर एक बहन दूसरी बहन के ऊपर इतने अत्याचार नहीं करती जितने कि तुमने मुझ पर किए हैं। काव्या की ये बात सुनकर पायल उसके पैरों में गिर जाती है और उससे माफी मांगती है। माना मैं बहुत बुरी हूँ, आपके साथ जो किया बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का पछतावा है। एक बड़ी बहन होने के नाते मुझे माफ कर दो दीदी। छोटी बहन को अपने पैरों में गिरा हुआ देख काव्या की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्या काव्या उसे उसकी गलतियों के लिए माफ करेगी? आखिरकार पायल ने ऐसा क्या किया था जिसके चलते वो आधी रात के समय दीवार तोड़कर अपनी बहन से माफी मांगती है? ये देखने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ये लीजिए, मैंने आप सभी के लिए चाय बनाई है और साथ में स्नैक्स भी। यहाँ रख दे बेटी और यहाँ आकर बैठ जाओ। देखा आप लोगों ने, हमारी बेटी कितनी संस्कारी है। अगर आपके बेटे ने मेरी बेटी से शादी कर ली तो वो काव्या के साथ हमेशा खुश रहेगा। काव्या के रंग की वजह से सुमित्रा चुप हो जाती है कि तभी पायल अपने कॉलेज से वापस घर आ जाती है। ओहो, कितनी गर्मी है। अरे कोई एसी चलाओ ना। माँ, ये लोग कौन हैं? सरला पायल का हाथ पकड़कर उसे रसोई में ले जाती है और कहती है, तुम्हें मैंने समझाया था ना, आज तुम्हारी दीदी को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। तुम थोड़ा लेट नहीं आ सकती थी? अरे माँ, मैं तो भूल ही गई थी। अब हमारी बहन इतनी काली है तो इसमें मेरी क्या गलती है? अब यहीं रुको तुम। सरला वापस बाहर आकर बैठ जाती है, जिसके चलते सावित्री कहती है, देखिए, हमें काव्या पसंद तो है, लेकिन हमारा नितिन बहुत गोरा है और सुंदर है, जिसके साथ आपकी छोटी बेटी पायल अच्छी लगेगी। अगर आप बुरा ना माने तो हम पायल का हाथ अपने छोटे बेटे के लिए मांगना चाहते हैं। माफ कीजिए बहन जी, हम अपनी छोटी बेटी की शादी बड़ी बेटी से पहले नहीं करेंगे। आप अभी जा सकती हैं। सरला ऐसा कहकर सावित्री को जाने के लिए कह देती है। वहीं ये सब सुनकर काव्या को बहुत दुख होता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, रो क्यों रही है? चिंता मत करो, तुम्हें एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आएगा और तुम वहाँ खुशी से रहोगी। माँ, ये 7वां रिश्ता टूटा है मेरा। मुझे नहीं लगता कि अब मेरी कोई शादी होगी। सरला किसी तरह काव्या को समझाती है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी बेटी पायल को बहुत डांटती है। पायल को अपनी खूबसूरती का बहुत घमंड था। इसी के चलते कुछ दिनों बाद काव्या का रिश्ता तय हो जाता है और बहुत जल्दी वो शादी करके अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन ये सब पायल से जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। मुझे यहाँ छोड़कर तो ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए इतने बड़े घर में चली गई, लेकिन मैं इसकी जिंदगी खराब करके ही रहूंगी। अब पायल भी उसी घर के छोटे बेटे आशीष को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, जिसके बाद पायल आशीष से शादी करके उस घर में पहुंच जाती है। ओह गॉड, तुम इसी घर में रहती हो? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे पायल, अगर तुम्हें आशीष जी पसंद थे तो हमें बता देती, हम तुम्हारी शादी अच्छे से करवाते। तुमने ऐसे चोरी छुपे शादी क्यों की? इस घर में भी आप मेरी दादी बनने की कोशिश मत करो। मैं भी इस घर की बहू हूँ। चलिए आशीष जी, अब मुझे अपनी माँ से भी मिलवा दीजिए। आशीष पायल को अपनी माँ जयंती से मिलवाता है। वाह बेटा, तेरी पसंद तो बहुत अच्छी है। मुझे पायल बहुत पसंद आई, और फिर ये काव्या की बहन है तो संस्कार भी उसी की तरह के होंगे। पायल का आधे से ज्यादा प्लान पूरा हो चुका था। अब बस उसे अपनी बहन को तकलीफें देनी थी, जिनके बारे में काव्या ने पूरी प्लानिंग की हुई थी। वो सबसे पहले अपनी सास को अपने करीब ले आती है, जिसके चलते उसकी सास हर बात में उसकी सुनती है और काव्या को नजरअंदाज कर देती है। अरे बहू, अगर तू बाहर एक स्विमिंग पूल बनवाना चाहती है तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, मैं बनवा दूंगी। थैंक यू माँ जी, आप तो बहुत अच्छी हो। माँ जी, आपने स्विमिंग पूल बनवाने के लिए हाँ तो कर दिया, लेकिन अभी बजट ठीक नहीं है। कुछ समय बाद बनवा लेते तो ठीक रहता। मेरे हर एक काम में टांग अड़ा देने की आदत जाएगी नहीं इसकी। माँ जी, कितनी गर्मी है, मेरे कमरे में एक एसी भी लगवा दीजिएगा, रात को मुझे नींद नहीं आती। जयंती काव्या को नजरअंदाज करके पायल की सारी बात मान लेती है। उसके कमरे में एसी भी लगवा देती है और आंगन में एक स्विमिंग पूल भी बनवा देती है। ऐसे ही धीरे धीरे वो गलतियां खुद करती और उसका इल्जाम अपनी बहन काव्या के ऊपर डाल देती और उससे लड़ाई भी करने लगती। एक दिन वो रोते हुए जयंती के पास जाती है। माँ जी देखो ना, आज मुझे फंक्शन में जाना था और दीदी ने जानबूझकर मेरी साड़ी जला दी। मुझे ऐसा लगता है जैसे दीदी को मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। बहू, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका फैसला करके ही रहूंगी। मैं घर का बंटवारा कर देती हूँ, एक तरफ तू आराम से रहना और दूसरी तरफ तेरी बहन रह लेगी।
जयंती घर के बंटवारे की बात सबको बताती है। माँ जी, बंटवारे से घर बिखरता है, ऐसा मत कीजिए। जितनी तू शक्ल से काली है उतनी ही तू अंदर से भी काली है। मेरी प्यारी बहू को इतना परेशान करती है, मुझे मजबूरन बंटवारा करना ही पड़ रहा है। जयंती आंगन से लेकर घर के बीचों बीच एक बड़ी दीवार खड़ी करवा देती है, जिसके एक तरफ काव्या तो दूसरी तरफ पायल होती है। देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है और दोनों बहनों को बच्चे भी हो जाते हैं। पायल हमेशा अपनी बड़ी बहन से चिढ़कर रहती, तो वहीं काव्या हमेशा उसका अच्छा सोचती। एक दिन पायल के घर उसके बच्चे का पहला जन्मदिन मनाया जाता है। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया खाना और घर पूरा सजा होता है, तो दूसरी तरफ बेचारी काव्या धूप में चूल्हे पर खाना बना रही होती है। माँ, मुझे भी वहाँ जाना है। नहीं बेटा, वो तो अमीरों की पार्टी है, हम गरीब हैं, वहाँ नहीं जा सकते। उस दिन पायल की अमीर दोस्त उसकी सास जयंती का बहुत मजाक उड़ाती है और उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा देती है। अपनी बेइज्जती जयंती से जरा भी बर्दाश्त नहीं होती और उसे अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके चलते वो पायल को छोड़कर अपनी काली बहू काव्या के पास पहुंच जाती है और उससे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दे बहू, घर का बंटवारा करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं माँ जी, हाथ मत जोड़िए, आप मेरी माँ जैसी हो, अब से आप हमारे साथ रहोगी। उस दिन के बाद से जयंती भी काव्या के साथ रहने लगती है। देखते ही देखते पायल बिल्कुल अकेली हो जाती है और एक दिन उसके पति आशीष को काम के चलते बहुत बड़ा लॉस हो जाता है और रात के समय आशीष सारा ब्लेम पायल के ऊपर ही डाल देता है। अरे, जब से तुम इस घर में आई हो सब कुछ बिखर गया है। पहले ये घर अलग हो गया और अब मुझे मेरी कंपनी में बहुत बड़ा लॉस हुआ। मेरी सारी सेविंग तुमने पार्टियों में उड़ा दी, लेकिन फिर भी तुम्हें पछतावा नहीं हुआ। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूं और अब मैं तब लौटूंगा जब ये घर पहले की तरह एक हो जाएगा। आशीष रात के समय घर छोड़कर चला जाता है, जिसके बाद पायल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोते हुए हथौड़ा लेकर घर के बीच की दीवार को तोड़ देती है और काव्या के पैरों में गिरकर माफी मांगती है। काव्या उसे माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें फिर से एक साथ खुशी खुशी एक ही ससुराल में रहने लगती हैं।